नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर पीसीएस सारथी पर आप मेरे साथ पढ़ते हैं हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में, अगर लेक्चर्स लेने हैं हिस्ट्री के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं। 2 बजे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। और अगर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है डिटेल में, तो शाम को 6 बजे हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो हम डिटेल में, काफी डिटेल में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर रहे हैं। तो जो भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के, और चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी और पीसीएस दोनों को एक साथ अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी प्लस पीसीएस को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए 100% बेनिफिशियल हैं। इसमें से आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज आपकी छूटेगी। आपकी सारी चीज कवरेज 100% है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे फिर पीसीएस की करें, चाहे किसी भी स्टेट की, जो ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉमन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी प्लस सभी स्टैंडर्ड सोर्सेज कवर हो रहे हैं। तो आप चाहे यूपीएससी करें या फिर स्टेट पीसीएस की, 100% सिलेबस पर आप रिलाय कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर कवर किया जा रहा है। और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम चीजों को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्री और मेंस दोनों का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिटेल्ड लेक्चर्स आपके साथ सामने हैं। और एनसीईआरटी की बात जहां तक है दोस्तों, 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th 9th की एनसीईआरटी, हम अक्सर उनको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं। हम डिटेल में थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटीज हैं उनमें से कुछ छूट ना जाए, इसलिए हम एमसीक्यू की फॉर्म में एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। यानी कि जो 6th 7th 8th 9th 10th इन एनसीईआरटीज में से जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आपके एक तीर से 2 निशाने होंगे। एक कि अगर आप इन बुक्स को नहीं कर पाते हैं, तो आपकी ये बुक जो है, इनकी आपकी कवरेज हो जाएगी। तो एक आपकी कवरेज बढ़ेगी। और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, फिर आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, चाहे 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज होंगी, उनको भी कवर किया जाएगा एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं, तो आप क्वेश्चंस लगा के अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो जिन भी लोगों ने अगर एनसीईआरटीज ये वाली नहीं पढ़ी है, तो उनके उनके लिए अच्छा मौका है कि उनकी कवरेज बढ़ेगी। और जिन लोगों ने अपनी कवरेज बढ़ा ली है, इन एनसीईआरटीज को पढ़ लिया है, तो उनके लिए अच्छा है कि यहाँ पर उनके लिए क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हम लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं दोस्तों। 68वां बीपीएससी का जो प्रीलिम्स आ रहा है, बीपीएससी का 68वां जो प्रीलिम्स है, फरवरी के आसपास इसकी डेट है। और पीसीएसआर थी, इसीलिए आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए समर टेस्ट सीरीज लेकर आया है, ताकि आपकी बीपीएससी की तैयारी अच्छे से चल सके। और 17 टोटल टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें से आपको बिहार स्पेशल टेस्ट मिलेंगे। खासतौर पर याद रखेंगे, बिहार स्पेशल टेस्ट मिलेंगे आपको, करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट मिलेंगे आपको, इसमें सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप कोड लगाएंगे तो ये 799 रुपए का प्राइस घटकर हो जाएगा 499 रुपए। यानी कि जो एसके टेस्ट ये कोड है दोस्तों, एसके टेस्ट अगर आप कोड लगाते हैं, एसके टेस्ट अगर आप कोड लगाते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी सिर्फ 499 रुपए में। ठीक है, और क्रैश कोर्स की जहां तक बात है, जो भी लोग अगर क्रैश कोर्स का वेट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, अगर किसी को लगता है कि समय इतना कम है कि वो खुद से थ्योरी को नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्रैश कोर्स यहां पर है उनके लिए। इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर की जाएंगी 68वें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये क्रैश कोर्स चाहिए, तो कोड लगाएंगे एसके स्टेट। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि एसके स्टेट जो है कोड, वो क्रैश कोर्स का है, और एसके टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज का है। कुछ लोगों को टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों चाहिए होता है। अगर ऐसे लोगों की डिमांड के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कॉम्बो ऑफर भी है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस में लेना है, तो कोड लगाएंगे एसके स्टेट। ठीक है, एसके स्टेट कोड लगाएंगे अगर डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको लेना है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको लेना है, तो कोड लगाएंगे एसके स्टेट कॉम्बो। और जो भी लोग 67वां बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं,
67वां मेंस दे रहे हैं बीपीएससी का, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उनके लिए एक क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लेकर आया है पीसीएस सारथी। क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें उनको 100 से ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर आपको मिलेगा, इसमें डिस्काउंट मिलेगा और आप देखेंगे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 100 से ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और 5 आपको मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे, 5 टेस्ट, जिसमें से 4 जीएस के टेस्ट होंगे और एक हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर जो होता है उसका टेस्ट होगा। तो आपके मेंस के पेपर जो होंगे वो भी इवैल्यूएट होंगे, साथ में आपको 100 टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को अगर कम प्राइस पर लेना चाहते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो कोड लगाएंगे SK स्टेट। ठीक है दोस्तों, SK स्टेट वो इंपॉर्टेंट कोड है जो आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देगा और बूस्ट देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं आखिर वो क्या कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स डज नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। कहता है कि हंटिंग और गैदरिंग करने वाले लोगों का प्रमाण हमें कहां से नहीं मिलता है, यानी शिकार करने वाले जो लोग थे वो जहां रहते थे, ऐसा प्रमाण इनमें से कौन सी जगह नहीं देती है। दोस्तों याद रखेंगे, जब हम ये बात होती है तो इस बात का पीछे रेफरेंस क्या है, तो बात हो रही है कि जब इंसान स्टोन एज में रहता था, स्टोन एज को डिवाइड किया गया है किस में, पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, और उसके बाद मीजोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण, और नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण। ठीक है, तो स्टोन एज की बात यहां पर हो रही है। और आप जानते हैं कि मनुष्य पैलियोलिथिक में क्या करता था, मनुष्य जो था पैलियोलिथिक में वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, यानी कि वो शिकार करता था और चीजों को जमा करता था और ऐसे अपना जीवन जो है उसको बिताता था। और पैलियोलिथिक में आपको याद होगा कि इंसान ने आग की खोज कर ली थी, फायर की खोज मनुष्य ने कर ली थी पैलियोलिथिक में। मध्यपाषाण युग में मनुष्य ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था, मनुष्य ने मध्यपाषाण युग में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन एनिमल का पशुपालन शुरू कर दिया था। और नियोलिथिक में जो है वो रेवोल्यूशन आता है, नियोलिथिक में रेवोल्यूशन आता है और इंसान यहां पर कृषि करने लग जाता है, यानी कि इंसान यहां पर नियोलिथिक में अपना खाना खुद उगाने लग जाता है। आप देखेंगे पैलियोलिथिक में इंसान खाने के पीछे भागता है, पूरा दिन भागता है, उसके बाद डोमेस्टिकेशन करता है, और नियोलिथिक में इंसान सेटल लाइफ जीने लग जाता है। तो हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो हंटिंग गैदरिंग की बात नहीं करती है, यानी कि हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो पैलियोलिथिक साइट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यह है इनमें से जो भी पैलियोलिथिक साइट होंगी, दोस्तों वो क्या बात करेंगी, वो हंटिंग और गैदरिंग की बात करेंगी। और जो पैलियोलिथिक साइट नहीं होगी वो किसकी बात करेगी, जो पैलियोलिथिक साइट नहीं होगी वो बात करेगी किसकी, वो हंटिंग गैदरिंग की बात नहीं करेगी। तो देखेंगे तो भीमबेटका जो है वो एक पैलियोलिथिक साइट है, बिल्कुल भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हंसी भी एक पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, हंसी भी एक पैलियोलिथिक साइट है दोस्तों। उसके अलावा कुरनूल भी एक पैलियोलिथिक साइट है। तो चिरांद जो है ये एक पैलियोलिथिक साइट नहीं है, चिरांद एक पैलियोलिथिक साइट नहीं है, चिरांद एक नियोलिथिक साइट है। तो नियोलिथिक साइट में जानते हैं मनुष्य हंटिंग गैदरिंग करता था, जी नहीं, मनुष्य क्या करता था, कृषि करता था। तो इसका सही जवाब जो है वो है चिरांद, यानी कि चिरांद जो है यहां पर हमें हंटिंग गैदरिंग के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। नीचे कुछ साइट लिखी हैं और इनको देखेंगे और कहेंगे कि कौन सी इनमें नियोलिथिक साइट है, इनमें से कौन सी साइट नियोलिथिक है। ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नियोलिथिक साइट का मतलब क्या है। स्टोन एज जो मनुष्य का जहां रहता था, स्टोन एज मतलब जब इंसान पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, जब इंसान के जीवन जो है उसमें ज्यादातर औजार पत्थरों के होते थे। अभी मेटल का इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ है, जीवन में अभी मनुष्य मेटल का इस्तेमाल नहीं करता, तो पत्थरों से ही उसका जीवन चलता था। तो नियोलिथिक साइट जब, यानी कि कृषि वाली साइट, ठीक है, कब मनुष्य खेती करने लगा। तो नियोलिथिक साइट इनमें से कौन कौन सी है,
ठीक है, पूछता है कि इनमें से नियोलिथिक साइट कौन सी है। तो एक बार देखेंगे और बताएंगे। और यहां पे देखेंगे अगर आप, तो बुरजाहोम एक नियोलिथिक साइट है, मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है, महागढ़, कोल्डीवा, दाऊजाली, हडिंग। अगर आपने देखा होगा लास्ट क्लास में भी हमने ये समझा था कि ये एक नियोलिथिक साइट है, कहां पर, आसाम में। और मेहरगढ़ भी एक बहुत ज्यादा फेमस नियोलिथिक साइट है, कहां पर, बलोचिस्तान में। जो पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान प्रोविंस पड़ता है वहां पर आपको मिलेगा मेहरगढ़, जहां पर शुरुआत में आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं, किसके, जौ के और गेहूं के। और बुरजाहोम भी बहुत फेमस नियोलिथिक साइट है कश्मीर की। तो अगर हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से तो 1 और 5 जिसमें है वो सही ऑप्शन होना चाहिए। तो 1 और 5 अगर आप देखेंगे तो 1 और 5 जो आपको दिखेगा वो सीधा दिखेगा किसके अंदर, डी में, क्योंकि लास्ट क्लास में हम जानते हैं इसमें हमने पढ़ा था असम में हुए और मेहरगढ़ भी फेमस है। तो 1 और 5 से ही अगर ऑप्शन देखें तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है डी। ठीक है, तो ये सभी साइट जो है ये क्या है, ये नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण साइट्स हैं। ठीक है, तो इसके बहाने हम क्या करेंगे, साइट्स को, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट है, जो स्थल है, उनको याद रखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन टूल्स। यानी कि जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाता था, यानी कि बात कर रहा है स्टोन एज से संबंधित ये क्वेश्चन है, फिर से पाषाण युग से। ये कहता है कि प्लेस वेयर दीज स्टोन टूल्स वर मेड वर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, फैक्ट्री साइट कहते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। द टेक्निक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर कॉल्ड प्रेशर फ्लेकिंग। दोस्तों हमें, जब हम स्टोन एज को पढ़ते हैं तो हमें कई जगह ऐसी साइट्स मिली है जहां पर एक ही जगह पर कई सारे पत्थर के औजार मिले हैं। और ऐसी जो जगह होती है जहां पर एक ही जगह पर कई सारे पत्थर के औजार मिलते हैं उनको हम कहते हैं फैक्ट्री साइट। तो ये बिल्कुल सही बात है। मेसोलिथिक समय में ऐसी हमें फैक्ट्री साइट्स मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है। और प्रेशर फ्लैकिंग एक टेक्निक होती थी, प्रेशर फ्लैकिंग, जिसके अंदर पत्थर को उसके ऊपर से जैसे छिलके उतारते हैं उस तरह से उसको घिस के दबाव बनाकर उसको शार्प किया जाता था, यानी कि उसको नुकीला किया जाता था, उसको दबाव बनाकर नुकीला किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो बोथ जो स्टेटमेंट्स है यहां पर एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो बोथ स्टेटमेंट्स यहां पर बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको राख के सबूत, साक्ष्य या फिर निशान मिलते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको राख के सबूत या निशान मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन सी ऐसी जगह है। ठीक है, चलिए, तो जो इसके अंदर अगर आपको याद है, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर आपको याद है कि भाई किस साइट पर क्या मिला है, अगर ये चीज याद है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके अंदर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भीमबेटका को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कि आपको राख के साइट जो मिलेंगे ये एक पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, हो सकता है जब फायर की खोज ना हुई हो तब की बात है, चलिए, लेकिन बाकी जो है कुरनूल को अगर आप देखेंगे ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। तो आप चाहेंगे तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन अगर इसको एलिमिनेट आप कर देंगे तो ये एक तरह से गलत जवाब होगा, क्योंकि सही जवाब है इसका कुरनूल। तो मैंने आपको बताया अगर आप लॉजिक चलाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये अगर आप लॉजिक चलाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। पैलियोलिथिक समय में, ठीक है, शुरुआत में आग की खोज नहीं हुई थी लेकिन बाद में हो गई थी, तो कुरनूल भी एक पैलियोलिथिक साइट है। तो अगर आप लॉजिक से जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आंसर याद है तो आप इसको सही तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो कुरनूल वो जगह है जहां पर आपको राख के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग पीरियड्स, इन अवधियों को हमें देखना है। कहता है कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, माइक्रोलिथ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ठीक है, माइक्रोलिथ, ये इसको आप एक्चुअली में कर लेंगे केवल 3। ठीक है, चलिए, कहता है कि माइक्रोलिथ इनमें से कौन से अवधि से संबंधित है। अभी जब हम बात कर रहे थे दोस्तों तो मैंने बातों बातों में आपसे कहा था कि माइक्रोलिथ बनने लगे थे एक खास पीरियड में। वो कौन सा पीरियड था, मैंने नाम लिया था, तो मैंने मेसोलिथिक का नाम
लिया था। तो मेसोलिथिक वो समय है जिसमें खास तौर पर जो माइक्रोलिथ के लिए जाना जाता है। पैलियोलिथ का मतलब क्या होता है? पैलियोलिथ का मतलब वो समय जब इंसान औजार इस्तेमाल करता था पत्थरों के। यहां पे भी पत्थरों के ही औजार इस्तेमाल होते थे, लेकिन पैलियोलिथिक के पत्थर थोड़े बड़े होते थे, थोड़े से राउंड राउंड शार्प थोड़े कम होते थे। पत्थरों का इस्तेमाल जो होता था पैलियोलिथिक में वो थोड़े बड़े पत्थर होते थे। जो मेसोलिथिक का समय आया, यहां पर पत्थर जो है पतले होने लग गए, छोटे होने लग गए, शार्प होने लग गए। इस तरह से आप देखेंगे शार्प और छोटे पत्थर इस्तेमाल होने लगे, यानी कि जो औजार थे वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होने लग गए पत्थर के। तो माइक्रोलिथ के लिए जो फेमस है, माइक्रोलिथ के लिए जो समय फेमस है वो है मेसोलिथिक, यानी कि ओनली बी आपका सही जवाब है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हंसगी। ठीक है, हंसगी के रेफरेंस में हमें कुछ यहां पर स्टेटमेंट्स दी गई है, इनको देखते हैं। हंसगी जो था, यहां पर आपको एविडेंसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक साइट के। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट के यहां पर आपको एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, और मोस्ट जो टूल्स है वो आपको मिलेंगे कौन से? यहां पर जो आपको टूल्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? कहता है कि सैंडस्टोन के टूल्स मिलेंगे, यानी कि बलुआ पत्थर आपको मिलेंगे। तो बताएंगे कि भाई क्या ये स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो हंसकी जो है दोस्तों वो एक पैलियोलिथिक साइट है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए पैलियोलिथिक साइट के यहां पर सबूत मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो हंसगी है यहां पर आपको पैलियोलिथिक साइट जो है, इसीलिए यहां पर पैलियोलिथिक समय के सबूत मिलेंगे। और जो टूल्स हैं यहां पर सैंडस्टोन के टूल्स आपको यहां पर नहीं मिलते हैं, यहां पर टूल्स आपको मिलते हैं लाइमस्टोन के। यहां पर टूल्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं किसके? लाइमस्टोन के। ठीक है, टूल्स आपको यहां पर लाइमस्टोन के मिलेंगे, ना कि सैंडस्टोन के। तो ये जो स्टेटमेंट है दूसरी गलत हो जाती है, और इसका जो सही जवाब होगा फिर उस हिसाब से, तो ए जो है इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो इस बार पेंटिंग से प्रश्न पूछा है और कहता है कि भाई प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहा है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं दोस्तों? प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग्स होती है, इनके लिए एक शब्द याद रखेंगे, उसको हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब क्या होता है? जो पुराने समय में मनुष्य जब दीवार पर चित्र बनाता था, और बहुत ही सिंपल चित्र बनाता था, जैसे इस तरह के मनुष्य बना दिए, घोड़े को दिखाने के लिए इस तरह से आकृति बना दी, घोड़े को दिखाने के लिए इस तरह से आकृति बना दी। तो जब मनुष्य, इंसान सिंपल सिंपल चित्र गुफाओं की दीवारों पर बनाता था, लाल रंग से, अलग अलग कलर से, तो उसको कहते थे पेट्रोग्लिफ। और इन्हीं पेट्रोग्लिफ को क्या कहते हैं? इन्हीं पेट्रोग्लिफ को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इसके बाद आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बाद ये जो सिंपल पेंटिंग्स है, इनके बाद एक और समय आता है, वहां पर भी आपको केव पेंटिंग्स होती हुई दिखेंगी, वहां पर भी आपको केव पेंटिंग्स होती हुई दिखेंगी। ये जो बात मैं कर रहा हूं पेट्रोग्लिफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की, ये जो बात है, ये बात है पेलियोलिथिक की। ठीक है, ये पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक की बात है। यानी कि जब पैलियोलिथिक जो समय था, जो पैलियोलिथिक समय था, उसका जो लेट, जो उसके बाद का जो समय था, आखिरी के समय में आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग्स भी होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जब मनुष्य पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था पुरा पाषाण में, तो आखिरी के जो समय में इंसान ने पेंटिंग भी की, और उसके एग्जाम्पल ऐसी पेंटिंग्स की। बाद में केव पेंटिंग्स बाद के समय में भी मिलेगी, जब भगवान बुद्ध का जो समय है उसमें भी आपको केव पेंटिंग्स दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद के समय में अजंता जो गुफाएं हैं उनमें आपको केव पेंटिंग्स दिखेंगी। लेकिन वो कौन सी पेंटिंग्स है? वो है मुरल पेंटिंग्स। वो है मुरल पेंटिंग्स। मुरल पेंटिंग्स मतलब दीवार पर अब पेंटिंग्स हो रही हैं, पहले भी हो रही थी, लेकिन जो मुरल पेंटिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में पेंटिंग की तरह होती हैं, जिसमें प्रॉपर कलर्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर आकृतियां होती हैं। वो एक आर्टिस्टिक पूरी चित्रकारी होती है, इवॉल्व्ड एकदम पेंटिंग होती है। तो यहां पर आपको अजंता में भी गुफाओं में पेंटिंग मिलेगी, लेकिन क्या वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है? जी नहीं, वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नहीं है। और अजंता जैसी ही पेंटिंग आपको बाग केव में मिलेगी, क्या वो प्री हिस्टोरिक है? वो भी प्री हिस्टोरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मुरल पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है दोस्तों, वो है भीमबेटका।
भीमबेटका की गुफाओं में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिलेगी और ज्यादातर आपको पेंटिंग ज्यादातर मिलेगी जानवरों की, पशुओं की बहुत सारी पेंटिंग मिलेगी। इसलिए भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। इसीलिए भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। याद रखेंगे इस फैक्ट को। चलिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी? क्या कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी? बहुत ही सिंपल नाम है, बहुत फेमस नाम है उन व्यक्ति का जिन्होंने खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, किसके रेफरेंस में बात कर रहा है? क्लाइमेटिक चेंज हुआ जब मेसोलिथिक पीरियड के समय में। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि काफी एरियाज में टेम्परेचर जो था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा और उससे क्या हुआ? ग्रासलैंड यानी कि जो घास के प्रदेश थे, जो घास के मैदान थे, उनमें वृद्धि देखने को मिली। घास के मैदान बनने लगे टेम्परेचर बढ़ने से। देखते हैं, फिशिंग इंपॉर्टेंट हो गई और साथ में गेहूं की खेती होने लगी, चावल की खेती होने लगी। ठीक है, चलिए, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, आप देखेंगे पहले एक समय था हिमयुग का, जब समय बहुत जो वातावरण था उसमें बर्फ बहुत ज्यादा जमी थी, बहुत ठंडा उस समय टेम्परेचर हुआ करता था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, बर्फ पिघलती गई, तो नई जमीन जो थी वो अब नॉर्मल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने लगी। उससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ने से जब बर्फ पिघली तो घास के मैदान, उपजाऊ जमीन सामने आई, तो घास के मैदान बनेंगे, बिल्कुल सही है। और फिर फिशिंग एक्टिविटी भी होने लगेगी। ठीक है, चलिए, फिशिंग एक्टिविटी भी हुई और साथ में आपको देखने को मिलेगा खेती भी सही हो जाएगी, तो नेचुरली आपको गेहूं और चावल भी उगते हुए दिखेंगे। तो इसकी जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट्स एकदम सही है। बताएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कहता है द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहा है, उसको डिवाइड किया गया है इन पार्ट्स में। ठीक है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा वो एक पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा वो एक पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, अभी मैंने जब क्लास में पहला क्वेश्चन देखा तो हमने देखा कि भाई स्टोन एज को हमने डिवाइड किया था 3 भागों में, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्लास की शुरुआत में ही पूरी चीज समझ गए थे। तो पैलियोलिथिक पीरियड होता है, बिल्कुल होता है। मेसोलिथिक होता है, बिल्कुल होता है। नियोलिथिक होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि पुरापाषाण होता है, बिल्कुल होता है। मध्यपाषाण, नवपाषाण सब होते हैं। बचा क्या? महापाषाण, यानी कि मेगालिथिक पीरियड। जो मानव सभ्यता है उसको मेगालिथिक में क्यों नहीं बांटा गया है, बताएंगे। जो मेगालिथिक पीरियड है दोस्तों, ये कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन का, सारी सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पीरियड नहीं है, ये एक कल्चरल पीरियड है। ठीक है, ये एक कल्चरल पीरियड है, ये एक पर्टिकुलर कल्चर को बताता है, ये पूरे मानव इतिहास के इवोल्यूशन को नहीं बताता, ये एक खास प्रकार के जहां पर इंसान रहते थे उनके एक खास कल्चर को बताता है। मेगालिथिक का मतलब है कि पत्थर, लिथिक का मतलब पत्थर का इस्तेमाल, मेगा का मतलब बड़ा, यानी कि बड़े पत्थरों का इस्तेमाल। तो ये ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग थे जो मेगालिथिक यानी कि बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ये बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कहां करते थे? भारत में आप देखेंगे जो लगभग 1200 बीसी से जो लगभग 300 बीसी का जो समय है, या फिर इसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे 200 बीसी, या फिर हो सकता है 200 एडी तक का जो समय है, वहां पर आपको मेगालिथिक कल्चर दिखेगा। मोटा मोटा कहते हैं 1200 से 1300 बीसी का भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है, साउथ इंडिया का, यहां पर आपको मेगालिथिक कल्चर दिखेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि 1200 से 300 बीसी के बीच में नॉर्थ इंडिया में आपको गौतम बुद्ध भी मिलेंगे, मगध जैसे बड़े साम्राज्य मिलेंगे। तो नॉर्थ में जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, बड़े बड़े शहर, महाजनपद बन रहे थे, तब साउथ में क्या चल रहा था? तब साउथ में मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। और देखेंगे 1200 से 300 बीसी का जो समय है साउथ में, उसको कहा जाता है मेगालिथिक कल्चर। यहां पर जो लोग रहते थे ये बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग, जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती थी या किसी खास चीज को याद रखने के लिए, उसकी स्मृति में उसको कोमेमोरेट करने के लिए, ये लोग बड़े बड़े पत्थरों के आकार बनाया करते थे, एक के बाद एक पत्थर रख देते थे। ठीक है, अगर किसी की कब्र है तो उस कब्र को याद रखने के लिए उस कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे।
तो कई तरह के स्टोन के स्ट्रक्चर साउथ इंडिया से मिलते हैं, जो कि बताता है कि वहां पर रहने वाली जो सोसाइटी थी वो मेगालिथिक कल्चर को फॉलो करती थी। और मेगालिथिक कल्चर सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, आपको विश्व के अलग अलग और भी जगहों पर मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलता है, और भारत में ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो मेगालिथिक कल्चर दिखेगा 300 बीसी तक, और फिर 300 बीसी से लगभग 300 एडी का जो समय है, इसमें आपको साउथ में कौन सा कल्चर मिलेगा? साउथ में जो कल्चर मिलेगा उसको कहते हैं हम संगम एज, यानी संगम अवधि, जो संगम सोसाइटी थी वो यहां पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, चलिए, तो काफी कुछ हमने जान लिया इस एक क्वेश्चन की मदद से। देखेंगे अगला प्रश्न, कहता है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट मैच करनी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको मैच करना है और कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे पैलियोलिथिक जो पीरियड है सबसे पुराना पीरियड है, पैलियोलिथिक सबसे पुराना पीरियड है। इनमें सबसे पुराना पीरियड कौन सा है? जाहिर सी बात है, एक दिख रहा है, 2 मिलियन साल से शुरुआत हो रही है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पुरानी बात से शुरू कर रहा है। तो एक आधो देखेंगे भाई कहां पर है, एक आधो कई जगह पर है। अब देखेंगे सबसे पुराना देख लिया, अब सबसे नए को ढूंढेंगे। तो सबसे नया जो हमें दिखता है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है, वो दिखेगा मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, सबसे नया जो हमें देखने को मिलेगा वो दिखेगा मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर यानी कि सी का लगभग आपको देखने को मिलेगा 4। भाई अब सी का 4 कहां है? तो सी का 4 आपको यहां दिखेगा। तो सी का 4 आपको दिख गया यहां पर। तो अगर आप देखें ए का 2 और सी का 4 कहां है? ए का 2 और सी का 4, ए का 2 और सी का 4 आपको कहीं नहीं दिखता सिवाय ए के। तो जो सही जवाब है दोस्तों वो है इसका ए। ठीक है, और मेसोलिथिक जो कल्चर है, ठीक है, मेसोलिथिक कल्चर जो है वो आपको यहां दिखेगा, और नियोलिथिक कल्चर आपको दिखेगा मेसोलिथिक से पहले। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने लॉजिक से चलते हुए, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉजिक से चलते हुए आप देखेंगे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। हमें टाइमलाइन नहीं भी पता हो तब भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढेंगे, और वो लॉजिक हमने ढूंढा कि सबसे पहले सबसे पुराने आदमी को पकड़ो, उसके बाद जो सबसे नया आदमी है उसको पकड़ो, और नया आदमी कौन सा है? महापाषाण वाला। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एविडेंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच फ्रॉम इंडिया, यानी कि शुतुरमुर्ग के भारत में जो सबूत मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उनके ऊपर बनाया गया ये प्रश्न है। और ये कहता है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच के जो सबसे पुराने अवशेष जो मिलते हैं भारत में वो आपको नियोलिथिक पीरियड से मिलते हैं। देखते हैं अभी एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच, जो अंडे के जो उसके शेल्स होते थे, जो अंडे का उसका खोल होता था, छिलका होता था, उसका आपको मिला है सबूत आंध्र प्रदेश से। और कहता है कि इन अंडों के छिलकों के ऊपर डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या कहता है, इसका क्या जवाब आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें कहता है कि जो अंडे जो हमें साक्ष्य मिले हैं किसके? ऑस्ट्रिच के, वो नियोलिथिक से नहीं, वो हमें पैलियोलिथिक से मिलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद कहता है कि ये जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं ये हमें आंध्र प्रदेश से नहीं, ये हमें महाराष्ट्र से मिलते हैं। तो दूसरी भी गलत हो गई। और ये बात सही है कि उनके अंडों के छिलकों के ऊपर, अंडों के जो खोल होते थे उनके ऊपर डिजाइन वगैरह चित्रकारी की जाती थी। तो ये एकदम ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है सी। तो जिन भी लोगों ने सी सोचा है अभी तक, जिन्होंने सी सोच लिया था, उन सब लोगों का जवाब एकदम सही है। बताएंगे अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुमेरियंस। ठीक है, सुमेरियंस के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, द सुमेरियंस वर द नेचर वर्शिप, सुमेर एक सभ्यता थी। ठीक है, सुमेर एक सभ्यता थी, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता थी उस तरह से सुमेरियन लोग हुआ करते थे। कहता है सुमेरियन नेचर की वर्शिप करते थे। सुमेर लोगों ने पहले बार, सबसे पहले जो थी स्क्रिप्ट डेवलप की थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही एकदम सही है। और कहता है सुमेरियंस रोट रीड पेन्स। रीड पेन्स क्या होते हैं दोस्तों? जो एक तरह से हार्ड जो ग्रास होती है, हार्ड ग्रास यानी कि जो थोड़ी सख्त घास होती है, उसके द्वारा बनाए गए कुछ पेन होते हैं, उसको रीड पेन कहते हैं। और ये भी एकदम सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, यानी कि 1 2 3। जो सुमेरियन सभ्यता थी वो प्रकृति की पूजा करते थे और वो
पहली बार उन्हों का आपको देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा, किसके लिए? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। और रीड पेन्स का इस्तेमाल करते थे सुमेरियंस लोग, याद रखेंगे रीड पेन्स क्या होते हैं। और रीड पेन कौन इस्तेमाल करता था? सुमेरियन। तो रीड पेन को भी आज से याद रखेंगे। तो सही जो जवाब है दोस्तों वो है इसका डी। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगली स्टेटमेंट देखेंगे। मेसोपोटामिया इन द वैली ऑफ रिवर नाइल, इजिप्ट इन द वैली ऑफ रिवर टिग्रिस। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि हम सबको पता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, क्या वो नील नदी के आसपास थी? नहीं। क्यों? क्योंकि नील नदी तो इजिप्ट से बहती है। इजिप्ट यानी कि मिस्र से बहती है। मिस्र से बहती है कौन सी? नील नदी। और जो रिवर नाइल है उसमें क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी? जी बिल्कुल नहीं, उस पर इजिप्ट की होगी। तो इसने दरअसल क्या कर दिया है? इंटरचेंज कर दिया है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कहां पर थी? वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस पर थी। कौन सा? जो आज का आपको इराक का और सीरिया का जो क्षेत्र दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगी पुराने समय की मेसोपोटामिया सभ्यता। और इजिप्ट की सभ्यता कहां पे थी? रिवर नाइल के ऊपर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया। तो इसका जवाब जो है वो है डी नाइदर। ठीक है, तो वो इसका जवाब है डी नाइदर। आप देख सकते हैं इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के आसपास बसी हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो आपको देखने को मिलेगा टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जो है, जो आज का ये क्षेत्र है, इराक का जो क्षेत्र है, इराक के आसपास का ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। कहता है सिविलाइजेशंस के ऊपर ये क्वेश्चंस है। कहता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? वो इंडस रिवर के किनारे थी। इंडस रिवर जो थी उसको क्या कहते थे हम? सिंधु रिवर। ठीक है, और आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को क्या और कहते थे? हड़प्पा सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो इंडस नदी के आसपास बसी हुई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहता है चाइना की जो वैली है, चाइना इन द चाइना वैली, वहां पर आपको दिखेगी हुआंग हो रिवर। ठीक है, चाइना की जो सभ्यता है वो आपको हुआंग हो रिवर पर दिखेगी। ठीक है, चाइना की सभ्यता आपको हुआंग हो में मिलेगी। क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि चाइनीज सभ्यता जो आपको दिखेगी वो येलो रिवर पर दिखेगी और येलो रिवर को हुआंग हो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता इंडस नदी के आसपास के पूरे क्षेत्र में बसी हुई थी। और अगर आप देखेंगे येलो रिवर जो थी, येलो रिवर चाइना की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन जहां बसी थी वो येलो रिवर के आसपास बसनी शुरू हुई थी, इसीलिए उसको येलो रिवर की सभ्यता या फिर हुआंग हो नदी के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, यानी कि कौन सा ऐसा इनमें से जानवर था जिसको सबसे पहले नियंत्रित किया गया था, जिसको सबसे पहले कंट्रोल किया गया था। ठीक है, जिसको सबसे पहले कंट्रोल किया गया था। तो आप देखेंगे वैसे तो सब कुछ कैटल, गाय, इन सबको पाला गया था, इनका डोमेस्टिकेशन किया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिसको सबसे पहले कंट्रोल किया गया था मनुष्य ने, वो किया था किसको? कुत्ते के, यानी कि डॉग को। एक वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं इनके एंसेस्टर, उसको सबसे पहले कंट्रोल किया था। क्यों? ताकि मनुष्य जब शिकार करता था तो शिकार की को ढूंढने में कुत्ता जो है वो उनकी खोज करता था, हेल्प करता था। और इसीलिए इंसान ने सबसे पहले किसको टेम किया? सबसे पहले कंट्रोल और नियंत्रित करा कुत्ते को। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और ये क्या कहता है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि अगर साइट्स आपको पता है, अगर ये साइट्स आपको पता है तो आप आंसर आराम से कर देंगे, और नहीं पता तो जाहिर सी बात है इसमें लॉजिक, दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई इस साइट्स पर, ये जो साइट है यहां से जुड़ी हुई है, इस पर्टिकुलर एविडेंस से जुड़ी हुई है, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। कहता है पीयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़, गुफक्राल, बुरजाहम। इनमें से आपको फार्मर्स और हर्डर्स के, ठीक है, आपको साइट जो मिलेगी वो कहां मिलेगी? फार्मर और हर्डर्स की जब बात कर रहा है तो याद रखेंगे जब किसान की बात कर रहा है तो किसान का मतलब क्या है? कि भाई जो खेती करता होगा, जो खेती करता होगा। और खेती कब होती थी? खेती होती थी नियोलिथिक साइट में।
नियोलिथिक एज में खेती होती थी। तो ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सी इनमें से नियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, कौन सी इनमें से नियोलिथिक साइट है। तो आप देखेंगे ये सारी ही साइट जो है दोस्तों, ये सारी ही साइट आपको दिखेंगी, ये नियोलिथिक साइट है। ठीक है, जिसमें से 4 और 5 बहुत ज्यादा फेमस साइट है। 4 और 5 बहुत ज्यादा फेमस साइट है, दोनों कश्मीर में है। तो अगर आप 4 और 5 को देख के सीधा ये आंसर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये 1-2 साइट्स हैं, ये भी आपको याद करनी होगी। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि सारी साइट्स ही नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण साइट है। फिर से ही ऐसा क्वेश्चन देता है और कहता है कि फार्मर और हर्डर से जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, कहता है इस बार कि कौन सी इनमें से साइट फार्मर से नहीं जुड़ी, यानी कि कौन सी इसमें से नियोलिथिक साइट नहीं है। इस बार पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से नियोलिथिक साइट नहीं है। तो देखेंगे एक बार, क्या दाऊजली हडिंग क्या नियोलिथिक साइट है? ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि ये असम की एक नियोलिथिक साइट है। तो जिसमें भी 5 ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 आपको इसमें दिखता हुआ मिलेगा और इसका इसीलिए दाऊजली हडिंग से एलिमिनेट हो गया और इसका सही जवाब है ए। ठीक है, यानी कि मेहरगढ़, कोल्डिवा, चिरांद और दाऊजली हडिंग ये सब ही क्या है दोस्तों, ये नवपाषाण की नियोलिथिक साइट है। और जो कुरनूल है वो एक पैलियोलिथिक साइट है और ये फैक्ट भी हम क्लास की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। कुरनूल जो है वो एक पैलियोलिथिक साइट है, ये हम क्लास की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, यहां पर कुछ साइट दे रखी हैं और हमें उनको मैच करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बुरजाहोम और गुफक्राल जो है वो कश्मीर की बहुत फेमस साइट है। तो गुफक्राल आपको यहां दिखता है, तो गुफक्राल को यहां लगाएंगे, नियोलिथिक साइट है। ठीक है, गुफक्राल जो है नियोलिथिक साइट है। ठीक है, यहां पर आपको पिट ड्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि गड्ढों में मनुष्य जो था वो रहता हुआ दिखेगा गड्ढों में, इसीलिए फेमस साइट है कश्मीर की। ठीक है, चिरांद जो आपको दिखेगा वो बिहार में दिखेगा। तो पहले देखते हैं डी को अगर करें तो 1 2, डी का 2 कहीं दिखेगा, डी का 2 हमें यहां दिखता है। और सी का क्या है, सी का 4, तो सी का 4 भी दिख रहा है। तो हमें यही ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट लग रहा है। और कोल्डिवा आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में, और मेहरगढ़ सब जानते हैं पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है। कई बार पढ़ चुके हैं इस फैक्ट को और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ साइट्स याद होना हो, ये वाली साइट्स आपको याद होनी चाहिए। ये जो 4 साइट्स हैं दोस्तों, ये आपको ज़रूर आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए। ठीक है, मेहरगढ़, कोल्डिवा, चिरांद, गुफकराल, ये सारी की सारी दोस्तों नियोलिथिक साइट्स हैं। ये सारी की सारी नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण से जुड़ी हुई साइट है। अब फिर से एक और मिलान करो का आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब फिर से एक और मिलान करो का आपको क्वेश्चन दिया गया है और कहता है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, यानी कि कौन सा इनमें से गलत मैच है, किनका मिलान जो पेयर है वो सही तरीके से मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर बुरजाहोम जो है वो कश्मीर में है, हमें दिखता है यहां पर। हल्लूर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, ये आपको दिखेगा कर्नाटका में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं, ये आपको दिखेगा कर्नाटका में। तो हमारे पास जो अब 2 ऑप्शन है, यानी 3 दोनों में कॉमन है, तो बिल्कुल 3 तो गलत है। अब हमें 2 और 4 को चेक करना है। किसको चेक करना है? 2 और 4 को। तो देखेंगे भाई 2 तो बुरजाहोम तो कश्मीर में है, ये तो सही है। तो ये क्या, ये गलत मैच है? बिल्कुल नहीं। तो जिसमें 2 होगा वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। तो आंसर जो हमारा बचता है वो बन गया सी, यानी कि जो गलत यहां पर मैच है वो है कौन सा? एक ये जो गलत मैच है, हल्लूर कहां मिलेगा? कर्नाटका में। और पीएम पल्ली आपको मिलेगा कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, पीएम पल्ली आपको मिलेगा कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर फिर से कुछ साइट्स की बात कर रहा है, ट्रेसिस की जो मिले हैं, जैसे कुछ घर मिले हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पर हमें बात करनी है कहां पे? बुरजाहोम की। अभी मैंने आपको बोला कि बुरजाहोम और गुफक्राल ये दोनों ही कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट
नियोलिथिक साइट है। तो देखते हैं, कहता है इन बुर्जा होम जो लोग थे वो कैसे रहते थे, गड्ढों में रहते थे। ठीक है, गड्ढों में रहते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी तो बताया, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि बुर्जा होम में और गुफक्राल में लोग गड्ढों से बने मकान में रहते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स। ये भी सही बात है कि गड्ढों में जो मकान ये लोग रहते थे, जब आप इसका स्ट्रक्चर, इसकी फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुकिंग का जिसकी ये बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगी। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बुर्जा होम के लिए एकदम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियोलिथिक एज। नवपाषाण युग से ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी कि वो गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि किन स्टेटमेंट्स की ये बात कर रहा है। कहता है इन दिस पीरियड द यूज ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटली क्लोज्ड। चलिए देखते हैं। These include the lots of polished gives cutting a fineness। ठीक है, नियोलिथिक समय में हम जानते हैं कि जो पत्थर के औजार थे उनको काफी ज्यादा एडवांस हो गए थे, पॉलिश हो गए थे, छोटे हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है, बिल्कुल। मोर्टार्स और पेसल्स वहां पर यूज होते थे। ग्राइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर इस युग में अनाज और अन्य पौधों को पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोर्टार का और मूसल का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये भी बिल्कुल सही है। कहता है एम्बेलिशमेंट वाज डन ऑन पॉटरी, पॉटरी को सजाया जाता था। देखिए, पैलियोलिथिक से चलते हुए इंसान नियोलिथिक में आया, ये एक बहुत लंबा काल था। यहां पर जो टूल्स थे उसके अंदर काफी विकास हो चुका था, पॉटरी आ चुकी थी, खेती आ चुकी थी, और मवेशी पालन भी इंसान अच्छे से कर रहा था, क्योंकि वो तो मीजोलिथिक में शुरू हुआ था। तो बहुत लंबे समय की ये बात कर रहा है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इस पूरे समय के दौरान ये सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी। लेकिन एक चीज जो रुकी नहीं थी वो ये कि पुरापाषाण काल के, यानी कि पैलियोलिथिक समय के जो टूल्स थे वो नियोलिथिक समय में भी इस्तेमाल हो रहे थे और नियोलिथिक समय में भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहती है कि पैलियोलिथिक जो टूल्स थी वो कंप्लीटली क्लोज हो गई थी। और देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो भी आप क्या देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है। कैसी स्टेटमेंट है ये? एक तरह से एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है। जैसे कहीं पे लगा देता है जब ओनली, कंप्लीटली, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है सोसाइटी में कि वो एकदम से कंप्लीटली रुक जाती है। तो यहां पर अगर देखा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई यहां पर कुछ सोचने की जरूरत है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है और इसका सही जवाब है ए। ठीक है, यानी कि नियोलिथिक समय में भी पैलियोलिथिक समय के कुछ औजार जो थे वो वहां पर यूज हो रहे थे। ठीक है, चलिए बताएंगे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर नियोलिथिक पीपल स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स। नियोलिथिक समय के जो लोग थे वो कपड़े पहनने लग गए थे। अभी हमने देखा कि नियोलिथिक समय के लोग काफी ज्यादा एडवांस हो चुके थे जो उनके पहले के समय के लोग थे, तो कपड़े पहनते होंगे, बिल्कुल पहनते होंगे। चलिए, इन द नियोलिथिक पीरियड कॉटन वाज ग्रोन। तो कॉटन, क्या यहां पर कॉटन ग्रो की जाती थी? बिल्कुल, नियोलिथिक समय के आपको जो कपड़ा है, कपास है, जो कपड़ा है वो कॉटन का बनता हुआ नजर आएगा। और जो कॉटन ग्रो होती थी इसीलिए तो लोग कपड़े पहनते थे, कॉटन ग्रो होती थी इसीलिए तो लोग कपड़े पहनते थे। तो यानी कि जो दूसरी स्टेटमेंट है ये पहली की हमें एक्सप्लेनेशन लग रही है और दोनों ही सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसकी सही व्याख्या करती है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज, ठीक है, जो लोकेट है इनमें से कौन सा दर्रा जो पास है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का जो इस तरह से रास्ता होता है इसको दर्रा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में पास कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी साइट है, कौन सा ऐसा दर्रा है, कौन सा ऐसा पास है जो मेहरगढ़ की साइट के पास लोकेटेड है? मेहरगढ़ आप जानते हैं दोस्तों, ये नियोलिथिक साइट है।
यहां पर सबसे शुरुआती दौर की खेती के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। और नियोलिथिक कहां पर पड़ता है? ये बलोचिस्तान में पड़ता है, बलोचिस्तान में पाकिस्तान के बलोचिस्तान में। अगर मैप देखेंगे यहां से, अगर आप देखें, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहां से फिर आपको अफगानिस्तान दिखेगा और यहां से आपको ईरान लगता हुआ दिखेगा। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। बलोचिस्तान का रीजन आपको यहां दिखेगा, ये है बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान यहां दिखेगा और पूछ रहा है कौन सा पास। हम जानते हैं खैबर पास पड़ता है यहां ऊपर, जो खैबर पास है वो पड़ता है ऊपर। बीच में यहां कहीं पड़ता है एक गोमल पास, बीच में पड़ता है गोमल पास। और इधर जो आपको देखने को मिलेगा पास में, यहां मिलेगा आपको बोलन। तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, तो बलूचिस्तान के पास वाला, बलूचिस्तान के सबसे नजदीक जो पास है, इनमें से तीनों में से कौन सा हुआ? अगर आपको मेहरगढ़ की लोकेशन पता है तो आपको यह भी पता होगा कि बलूचिस्तान, तो आप लॉजिक से लगा सकते हैं कि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की जो लोकेशन है वो नीचे की साइड है और नीचे की साइड जो पास है वो बोलन पास है। तो यानी कि सही बात है, मेहरगढ़ के पास कौन सा पास होगा? तो वो बोलन पास होगा। बिल्कुल आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो कुछ कुछ लॉजिक इस तरह से लगाएंगे, अपनी पहले की नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और सही आंसर को लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग एजर्शंस। यहां से फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है इन मेहरगढ़ डेड बॉडीज जो थी उनको दफनाया जाता था कुछ जानवरों और उनकी कुछ एसेट्स, यानी कि उनके कुछ सामान के साथ, उनकी कुछ संपत्ति के साथ उनको दफनाया जाता था। कहां पर? मेहरगढ़ में। कहता है रीजन, पीपल ऑफ मेहरगढ़, जो लोग थे मेहरगढ़ के, वो बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद किसी प्रकार की कोई लाइफ होती है। तो अब आप देखेंगे, अगर वो इस मान्यता में बिलीव करते होंगे तभी तो वो ये सोचेंगे कि भाई जिस व्यक्ति को दफना रहे हैं उसको कुछ ऐसा सामान दे दे जो अगले जीवन में काम आएगा। तो यहां से दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट की हमें सही जो एक्सप्लेनेशन है वो नजर आ रही है। तो इसीलिए यहां पर जो आपको मिलेगा जवाब वो आपको मिलेगा ए। ठीक है, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट वॉज बरीड विद द डिसीज्ड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ मेहरगढ़। यानी कि मेहरगढ़ में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसको दफनाया जाता था, तो उसके कब्र में कौन से जानवर को दफनाया जाता था व्यक्ति के साथ? तो गॉट, डॉग, शीप, हेन। दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आता तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम तो यहां पर आंसर बताएंगे। तो जो सही जवाब है वो है गोट, यानी कि बकरे को दफनाया जाता था मेहरगढ़ में, बकरे को दफनाया जाता था उनके आने वाले जीवन के लिए। इससे पता चलता है कि बकरा जो है उस समय के लोगों के लिए, जीवन के लिए, लाइवलीहुड के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज रही होती होगी। दूध मिलता था और भी चीजें बकरे से प्राप्त होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ये तो 100% आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीसरी से चौथी बार उस साइट का यहां पर नाम आ रहा है जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। भाई ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात कर रहा है तो ब्रह्मपुत्र क्या बलूचिस्तान में बहती है? तो ये भी गया। ब्रह्मपुत्र आपको ये साउथ का रीजन है, यहां भी नहीं दिखेगी। गुफक्राल कश्मीर में है क्या? नहीं है। तो दाऊजली हडिंग ऑब्वियस सी बात है, ये एक नियोलिथिक साइट है। कहाँ की? आसाम की, और आसाम में ही आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगी। तो सही जवाब जो है दोस्तों वो है इसका डी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी। और आप ये देखेंगे हमारा जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, वो खत्म हो गया है। और चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसी तरह से एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर करते चलेंगे और 6th क्लास को खत्म करते ही 7th पे बढ़ेंगे और उसके बाद आगे की चैप्टर्स लेते रहेंगे। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, XYZ कोई भी डाउट हो, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन का हो, चाहे पीसीएस की प्रिपरेशन का हो, स्ट्रेटेजी का हो, सब्जेक्ट का हो, या फिर कुछ भी आपका डाउट हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर और भी ज्ञानवर्धक चीजें मिलती रहेंगी और भी आपको काफी चीजें इंपॉर्टेंट तैयारी से जुड़ी हुई, प्रिपरेशन से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी। और अगर आपको लेक्चर्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर इस पर जुड़ सकते हैं।
और अगर आप इन सब माध्यम से नहीं जुड़ पाते, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करा, हिस्ट्री का। इसी तरह से आने वाले लेक्चर्स में हम और बाकी चैप्टर्स भी करेंगे, और आई होप आपको लेक्चर जो था उसमें मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, नॉलेज कुछ इंक्रीज हुई होगी। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि लेक्चर आपको कैसा लगा। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना है, और पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।